हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत जो मॉड्यूल 4 है उसका प्रशिक्षण नोट्स इसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आकलन की दृष्टि से आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ से आपको एक लिंक के बारे में बताया जाएगा, उस पर जा कर के आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पीडीएफ वहाँ से आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले एक बात और बताना चाहूँगी, जो भी निष्ठा की ट्रेनिंग्स चल रही हैं उसके अंतर्गत सभी मॉड्यूल्स 18 जो हैं आपको बहुत ही ईमानदारी से अपने पूर्ण करने हैं, क्योंकि आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी या अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए, जिनका उपयोग आप अपने विद्यार्थियों के बीच में जब भी विद्यालय प्रारंभ होंगे तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। और विद्यालय में जो विद्यार्थी आएंगे उनको आप एक नए तरीके से किस प्रकार से वो सीख सकते हैं उनके बारे में आप समझ विकसित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं नोट्स को। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो हमारे पास नोट्स है वो 7 पेज का है। और इसका जो पेज है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला पेज जो है उसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो सबसे पहले पेज में जो दिया गया है वो ये विविधता को पहचाने। सबसे फर्स्ट बात है विविधता को पहचाने। कक्षा में बच्चों की रूपरेखा निर्धारण में कक्षा का सामाजिक शैक्षणिक ढांचा, बहुवर्गीयता, बहुजातीयता, बहुधार्मिकता, जेंडर विभेद के साथ ही अक्षमता, जिसे विकलांगता कहते हैं, महत्वपूर्ण आयाम हैं। इसी कारण कक्षा ऐसे अधिगमकर्ताओं से मिलकर बनी है जो विविध प्रजातीय, नस्लीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सम्मिलित हैं और जेंडर इन सभी श्रेणियों के विविध स्तरों में निहित हैं। कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रत्येक बच्चा अपने परिवार या समुदाय से बिना को सीखे प्रवेश नहीं करता, अपितु सभी जातीय, नस्लीय, सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे पूर्व निर्मित ज्ञान लेकर विद्यालय आते हैं, जिसमें उनके अपने पारिवारिक एवं सामुदायिक वातावरण से अर्जित गृह, जिसे मातृभाषा और सांस्कृतिक मूल्य सम्मिलित हैं। अधिगम के उद्देश्य। इस प्रशिक्षण के दौरान जो अधिगम के उद्देश्य मॉड्यूल में सहायक होगा वो क्या होंगे और बच्चों को इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चे इससे क्या सीखेंगे। शिक्षकों एवं बच्चों को की मौजूदा जेंडर पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रह रवैये जैसे अभिवृत्ति जिसे कहते हैं एवं व्यवहार की पहचान करने में, विभिन्न विषयों के समव्यवहार में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करने में, कक्षागत वातावरण में जेंडर संवेदनशील को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों का उपयोग और उन्हें ग्रहण करने में। उसके बाद में देखते हैं विषय वस्तु संबंधी संक्षिप्त परिचय। तो यह मॉड्यूल जेंडर एवं शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में एक दृष्टिकोण निर्मित करता है। यह इस बात की गहन जानकारी देता है कि जेंडर को अलग अलग विषयों में कैसे समझा और रूपांतरित किया जा सकता है। यह शिक्षकों को जेंडर संबंधित मुद्दों पर संवेदनशीलता और समझ को गहन करने में सहायक है। शिक्षकगण अपनी सकारात्मक सोच और शैक्षणिक हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चों की समाज से अर्जित जेंडर के प्रति रूढ़वादी नज़रियों को बदल सकते हैं। तो ये था पहला पेज। अब देखते हैं इसका जो दूसरा पेज इसमें प्रयोग किया गया है उसमें क्या है, मुख्य रूप से उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके बाद अधिगम प्रतिफल की अगर हम बात करें यहाँ से तो उसको देख लेते हैं। नंबर 1, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की जो भूमिका है उसको समझना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रसिद्धियों की पहचान और उनके योगदान के लिए उदाहरण की प्रशंसा करना, जेंडर संबंधित मौजूदा रूढ़वादी दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह पर सवाल और गंभीरतापूर्वक जांच करना, जेंडर भेदभाव के विभिन्न तरीकों को पहचानना और इस तरह के भेदभाव की प्रकृति को स्रोतों को समझना, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को पहचानना और उनकी सराहना करना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को उपयुक्त उदाहरणों से दर्शाना,
तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये अधिगम के प्रतिफल हैं। अधिगम के प्रतिफल के लिए जो शिक्षण कार्य है वो किस प्रकार से करना है। जेंडर एक प्रकार की सामाजिक निर्मित एक उदाहरण है जहाँ एयोन यानी कि सेक्स शब्द स्त्री पुरुष और अन्य यौनिकर्ताओं के बीच के जैविक अंतर को दर्शाता है। जो सेक्स होता है, यौन होता है, इससे जैविक अंतर पता चलता है, जबकि जेंडर जो होता है उससे सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर का पता चलता है। तो ये इसके बाद में गतिविधि की अगर हम बात करें तो इसको देख लेते हैं, जो गतिविधि में प्रश्न थे उनके बारे में। तो इसमें क्या है समझते हैं। स्त्री या पुरुष के साथ निम्नलिखित विशेषताओं का संबंध बताइए। विशेषता है आश्रित, आश्रित दोनों हो सकते हैं, शक्तिशाली दोनों हो सकते हैं, सक्षम दोनों हो सकते हैं, भावुक दोनों हो सकते हैं, निर्णयकर्ता दोनों हो सकते हैं, गृहस्थ दोनों हो सकते हैं, मुखिया दोनों हो सकते हैं, भयभीत और बहादुर दोनों हो सकते हैं, प्रबल दोनों हो सकते हैं, कायर दोनों हो सकते, गपशपवादी दोनों हो सकते। यानी कि किसी के साथ आपको भेदभाव नहीं करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज, तीसरा जो शिक्षक की भूमिका की बात यहाँ पर की गई है। तो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से शिक्षक अपने स्वयं के समाजीकरण के परिणाम स्वरूप जेंडर पक्षपात पूर्ण रवैये को विकसित करते हैं। नंबर 2, सभी शिक्षकों को कक्षा में प्रवेश करते समय स्वयं के पूर्वाग्रहों को त्याग कर देना चाहिए। और उसके बाद में विशेषता वह बालिकाएं जो हाशिए पर रहने वाली हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। सीखने की स्थितियों को शिक्षार्थियों के निकटवर्ती वातावरण से निकाला एवं जोड़ा जा सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लड़कियां भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों। शिक्षकों को पहले सभी विद्यालय गतिविधियों में जेंडर भेदभाव की पहचान करनी चाहिए और फिर तदनुसार कक्षा में और कक्षा के बाहर की गतिविधियों की योजना निर्माण और कार्यान्वयन करना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं, शिक्षकों को यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक गुप्त पाठ्यक्रम वह है जो विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी। जेंडर निस्संदेह इस गुप्त हिडन पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाता है और यह संगठनात्मक व्यवस्था के माध्यम से हस्तांतरित होता है, जिसमें कि जेंडर के आधार पर कक्षा और स्कूल के भीतर बैठने के स्थानों का विभाजन, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कार्य सौंपना, दिनचर्या अनुष्ठान और रोज़मर्रा की स्कूल गतिविधियों में अभ्यास, पुरस्कार और दंड की व्यवस्था, अलग अलग तरीकों से लड़कों को अनुशासित करना, शिक्षकों का लेवलिंग पैटर्न, शिक्षक विद्यार्थी और विद्यार्थियों की परस्पर क्रिया आदि शामिल इसमें होते हैं। अब देखते हैं विषयों के आदान प्रदान में जेंडर मुद्दों का समेकन। तो यहाँ पर बात अगर की जाए तो इसको देखते हैं। जेंडर सभी विषयों में सन्निहित मुद्दा है और ज्ञान के निर्माण के लिए एक मूल आधार है। विभिन्न विषयों में लड़कियों और महिलाओं की अदृश्यता एवं कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने की आवश्यकता है। ज्ञान जो सभी विषयों में दिया जाता है और जिस भाषा के माध्यम से दिया जाता है उसमें जेंडर की असमानता स्वाभाविक लगती है। इस असमानताओं के निवारण के लिए आलोचनात्मक तरीके से चुनौती दें, क्योंकि ऐसे ज्ञान का खंडन करना आवश्यक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको भी समझेंगे। भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन। तो हमारी भाषा जेंडर समावेशी एवं जेंडर निष्पक्ष दोनों ही होनी चाहिए। भाषा में जेंडरवाद की एक समान अभिव्यक्ति पुल्लिंगवाचक संज्ञाओं जैसे आदमी, सिपाही, पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे उसे, वह का सामान उपयोग है। जब किसी का संदर्भ जेंडर अज्ञात होता है तब उसे प्रायः पुरुषवाची संबोधन दिया जाता है। सर्वनाम के अलावा हमें जेंडर तटस्थ शब्दों के उपयोग के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए। इस प्रकार हम जेंडर निष्पक्षता, तटस्थता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम गतिविधि की बात करें तो नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं जिसमें दिए गए स्थान उनमें से जेंडर को तटस्थतापूर्वक लिखें। जेंडर न्यूट्रल इनको करना है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन। तो सामाजिक विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण लेंस प्रदान करना है। जेंडर, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, विकलांगता के संदर्भ में विविधता को स्वीकारना और उसका सम्मान करना तथा सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखना, लोकतंत्र और निरंकुशता, सत्ता और शासन
जाति, नस्ल और गोत्र, जेंडर और पितृसत्ता रूढ़ियों और पूर्वाग्रह आदि मुद्दों पर विचार विमर्श करना। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थानों मुद्दों जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं उसकी गंभीरता की जांच करना। प्राप्त विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर प्रदर्शन और जांच करना। इसके बाद में गतिविधि की बात है तो बोर्ड पर निम्नलिखित को लिखें और बच्चे को प्रत्येक कथन पढ़ने के लिए कहें। लड़कियों का शीघ्र विवाह, पुरुष देखभाल करने वाले, पोषण करने वाले, पुत्र पारिवारिक संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी, अस्पृश्यता का चलन, दहेज प्रथा, बेटियों पर बेटों की वरीयता, मासिक धर्म वर्जना, लड़कियों की शारीरिक गतिशीलता पर प्रतिबंध, विधवाओं की पृथकता, लड़कियां परिवार की अस्थायी सदस्य। और उसके बाद में है विद्यार्थियों को ऊपर दिए गए कथनों में से एक एक कथन चुनकर उसे उचित बॉक्स में भरना है। जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, मानदंड जो अभी भी प्रचलित हैं, जो अब प्रचलित नहीं हैं, और जो प्रथाएं, परंपराएं, मानदंड जिन्हें मैं बदलना चाहूँगा या चाहूँगी। तो इन तीनों की इसमें से साड़ी आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से आप जेंडर को अलग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। साथ ही फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा सारांश है, ये किसका सारांश है? जो मॉड्यूल 4 हमने देखा है उसका ये सारांश है। तो इसलिए आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं अंतिम पेज की ओर चलते हैं। इसमें जो है गणित शिक्षण के माध्यम से जेंडर समीकरण। प्रत्येक व्यक्ति गणित जानता है, लेकिन कई विद्यार्थियों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए अभी भी यह ज्ञान का एक दुर्गम क्षेत्र बना हुआ है। हमें थोड़ा कम पुरुषवादी गणित के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है कि घर के काम भी उतने महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं और गणित के सवालों के माध्यम से दर्शाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप गणित से कर सकते हैं। इसमें भी गतिविधि है 2011 की जनगणना से राज्य और भारत की जनसंख्या का डेटा प्रदान करें। बच्चों को इस डेटा का अध्ययन और तुलना करने के लिए कहें। अब यह विश्लेषण करें कि राज्यों और भारत में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से कम क्यों है। इस गतिविधि पर कराने का उद्देश्य घटते लिंगानुपात के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करना है। विज्ञान शिक्षण से इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं गतिविधि करने के बाद में। तो इस प्रकार से ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4, जिसमें जेंडर के माध्यम से किस प्रकार से समाज में भेदभाव हो रहा है उसके बारे में डिटेल में जानकारी इसमें है। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।